हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे। आज की वीडियो में हम जीन पियाजे के बारे में जानेंगे और इनके सिद्धांत को पढ़ेंगे। इनके सिद्धांत से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन पॉइंट को चित्र के माध्यम से समझेंगे और अंत में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है जहां से हमारे सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जीन पियाजे का सिद्धांत का नाम जानते हैं। दोस्तों, इनके सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ से सीटेट एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न डायरेक्ट पूछता है, जीन पियाजे का सिद्धांत का नाम बताइए। तो दोस्तों, इनके सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप जीन पियाजे को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह एक साइकोलॉजिस्ट हैं यानी मनोवैज्ञानिक हैं जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। यहाँ से पिछले साल सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले हैं। दोस्तों, यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया था। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया था। उन्होंने यह देखा जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उनका संज्ञान का विकास होता है यानी कि मानसिक का विकास होता है। आइए दोस्तों, हम यह समझते हैं कि संज्ञान हमारा होता क्या है। किसी भी चीज़ को जानना, सोचना, समझना हमारा संज्ञान होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, जब कोई बच्चा पैदा होता है वह सबसे पहले अपने माता पिता को जानता है। फिर जैसे उसका थोड़ा एज बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, वह अपने आसपास के लोगों को जानता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, अपने विद्यालय के बारे में जानता है। ऐसे बच्चा बड़ा होता है, अपने राज्य के बारे में जानता है, फिर देश के बारे में, फिर विदेश के बारे में जानता है। यानी जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे बच्चे का संज्ञान का डेवलप होता है, वैसे वैसे बच्चे का विकास होता है। यह प्रयोग जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों पे किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 2 और अन्य नाम है, उस नाम को भी आप देख लीजिए। एग्जाम में यह नाम भी पूछ सकता है। सबसे फर्स्ट नाम है विकासात्मक सिद्धांत और सेकंड नाम है अवस्था का सिद्धांत। ये अन्य नाम है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपना दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। कहने का अर्थ है, पियाजे यह मानते हैं कि बच्चों का जैसे जैसे एज बढ़ता है यानी उम्र बढ़ता है वैसे वैसे वो चीज़ों के बारे में, वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे बचपन में जब हम छोटे थे, जब हम ट्रेन से कहीं जाते थे तो हमको यह लगता था कि ट्रेन के आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, घर है या पेड़ है, वो ट्रेन के साथ चलती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया। कोई छोटा बच्चा है, जब उसे हम फुटबॉल देंगे वह इसे यह नहीं पता होगा कि फुटबॉल को हम पैरों से खेलते हैं, लेकिन जैसा उसका उम्र बढ़ेगा वैसे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वह हाथों से खेलना शुरू कर देगा। जैसे सबसे पहले बच्चों का उम्र बढ़ता है, उसके बाद बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यानी मैच्योरेशन आती है। उम्र के साथ बच्चे का विकास होता है। एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। कहने का अर्थ है, जीन पियाजे यह मानते हैं कि बच्चे एक्टिव होते हैं यानी सक्रिय होते हैं। जीन पियाजे के पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक थे वो बच्चों को निष्क्रिय मानते थे। वह यह मानते थे कि बच्चे खाली स्लेट होते हैं, इनके बच्चों के पास दिमाग नहीं होता है। एक शिक्षक बच्चों को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। अगर शिक्षक चाहे तो बच्चों को टीचर बनाए या इंजीनियर बनाए, लेकिन जीन पियाजे ने यह माना था कि बच्चे एक्टिव होते हैं, वह अपने ज्ञान का रचना खुद करते हैं, वह लिटिल साइंटिस्ट होते हैं यानी नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बच्चे को एक्टिव किस मनोवैज्ञानिक ने माना है। तो दोस्तों, जीन पियाजे ने माना था। बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक जीन पियाजे ही मानते थे, क्योंकि जब भी आप देखे होंगे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है यानी कि जिज्ञासा होती है। उनके सामने कोई भी कार्य कीजिए, बच्चा उसे दोहराने की कोशिश करता है यानी वह क्यूरियोसिटी होता है उसके अंदर, वह जिज्ञासु होता है और अपने सिद्धांत की रचना वह खुद करता है। अब दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट है जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। आइए उन कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा अनुकूलन यानी एडेप्टेशन।
वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। कहने का अर्थ है वातावरण यानी इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को बदलना अनुकूलन कहलाता है। जैसे जो कपड़ा हम गर्मियों के दिन में पहनते हैं वह कपड़ा हम ठंडियों के दिन में यानी सर्दियों में नहीं पहनते हैं। जो बरसात में हम जैसे रहते हैं वैसे हम अन्य मौसम में नहीं रहते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई दो बच्चा इंडियन है यानी इंडिया का कोई दो बच्चा है, जब वह एक बच्चा अमेरिका चला जाएगा वहाँ जाकर वह इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। जो बच्चा इंडिया में रहेगा वह हिंदी बोलना शुरू कर देगा। यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना हमारा अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है, अनुकूलन की दो प्रक्रिया होती है। सबसे फर्स्ट प्रक्रिया है हमारा आत्मसातकरण, सेकंड प्रक्रिया है हमारा समायोजन। दोस्तों सबसे फर्स्ट प्रक्रिया देखते हैं आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। यानी दोस्तों प्रीवियस नॉलेज में कुछ नया जोड़ना क्या कहलाता है हमारा आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे कोई बच्चा यह जानता था कि सिर्फ ब्लैक कुत्ता होता है यानी ब्लैक डॉग होता है, लेकिन जब वो कहीं वाइट डॉग देखा तो उसके दिमाग में यह नया नॉलेज आया कि डॉग जो होता है वो वाइट भी हो सकता है यानी सफ़ेद कुत्ता भी हो सकता है। वह अपने पुराने नॉलेज में कुछ नया ऐड किया, इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों कुछ भी नया ऐड किया जाए उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। आप समझ गए दोस्तों, पुराने ज्ञान में कुछ नया ऐड करना हमारा आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे कोई बच्चा 1 से 10 तक गिनती जानता हो, लेकिन जब बाद में वह 10 से 20 तक गिनती अपने दिमाग में ऐड कर ले, सीख जाए, उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं यानी आत्मसातकरण कहते हैं। आप दोस्तों सिंपल तरीका से याद रख सकते हैं, कुछ नया अपने दिमाग में ऐड करना जोड़ना हमारा एसिमिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट समायोजन यानी एकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। कहने का अर्थ दोस्तों पुराने नॉलेज में मॉडिफाई करना यानी चेंजिंग करना समायोजन कहलाता है। जैसे कोई बच्चा यह जानता था कि 4 पैरों वाले सिर्फ कुत्ता होते हैं यानी डॉग होते हैं, लेकिन जब वो एक दिन बिल्ली देखेगा, बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, दो दोस्तों ये कान होते हैं और 2 इसके आँख होते हैं, लेकिन वह कंफ्यूज नहीं रहेगा। उसको कोई यह बताएगा कि यह बिल्ली है, यानी कि दोस्तों वह अपने ज्ञान में परिवर्तन करेगा यानी मॉडिफाई करेगा, उसे हम समायोजन कह लेते हैं। यानी कुत्ता का भी 4 पैर था, बिल्ली के भी 4 पैर था, अब वो अपने ज्ञान में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसे हम समायोजन कहेंगे। यानी दोस्तों आप आसान शब्दों में यह समझिए, अपने दिमाग में परिवर्तन करना यानी चेंजिंग करना, मॉडिफाई करना हमारा समायोजन यानी एकोमोडेशन कहलाता है। और दोस्तों पुराने ज्ञान में कुछ नया ऐड करना एसिमिलेशन कहलाता है। यानी कुछ नया ऐड करना एसिमिलेशन होता है और परिवर्तन करना, मॉडिफाई करना, चेंजिंग करना हमारा समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा दोस्तों साम्य धारण यानी संतुलन, इसे हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम रखता है। कहने का अर्थ है दोस्तों जब कोई बच्चा नया देखा उसके बाद कुछ उसके जैसा कुछ दूसरा चीज़ देखा, अब इसके बीच वह अपने दिमाग में संतुलन रखेगा, तो उसे हम साम्य धारण करेंगे। यानी जब बच्चा कुछ नया ऐड कर लिया, फिर उसके जैसा कुछ दूसरा चीज़ देखा, अब वह दिमाग में परिवर्तन कर रहा है, मॉडिफाई करेगा, इसमें जो वह अपने दिमाग में बैलेंस बनाता है, संतुलन बनाता है, उसे हम साम्य धारण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा एस्कीमा, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, एक्टिविटीज़ जो माइंड से जुड़ी है। जैसे दोस्तों बच्चे जो अचानक कार्य करते हैं जो उनके दिमाग से जुड़ा होता है, जैसे बच्चों को जब सबसे फर्स्ट टाइम आप आइसक्रीम दीजिएगा तो वह उसे आइसक्रीम को चूसने लगेगा, यानी वह क्रिया उसके दिमाग से जुड़ी हुई है। जैसे बच्चे के सामने हम किसी वस्तु पे हाथ मारते हैं तो बच्चा अचानक रोने लगता है, यानी किसी भी चीज़ को दिमाग से वह जुड़ा होता है। जैसे आप बच्चों के सामने हंसिएगा तो बच्चा भी हंसने लगेगा, यानी ऐसी क्रियाएं जो दिमाग से जुड़ी हुई है उसे हम एस्कीमा कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर कहीं आप जा रहे हो रास्ते में, अगर आपके सामने अचानक से सांप आ जाए तो उस समय जो आप चौंकिएगा वह अपने दिमाग से क्रिया कीजिएगा, यानी आप सोच समझ के नहीं चौंकिएगा, अचानक चौंक जाइएगा, वह क्रियाएं हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है, इसे हम एस्कीमा कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चों के हाथ में जब बॉल जाता है वह हाथों से पकड़ता है, ये हाथों से पकड़ना उसके एस्कीमा में है, यानी कि
कुछ चीज़ें जो माइंड से हमारी जुड़ी हुई होती है, माइंड में स्टोर रहती है, उसे हम बार बार प्रयोग करते हैं। जैसे आप अगर सलमान खान को चित्र के माध्यम से देखकर समझ जाते हैं, वह सलमान खान का स्कीमा अपने दिमाग में बैठा हुआ है, यानी पहले से आपके दिमाग में एक स्टोरेज होता है जिसमें ज्ञान इकट्ठा होता है, उसे हम स्कीमा कहते हैं। दोस्तों अब आइए इसकी अवस्था देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, यानी 4 स्टेजेस बताई है। आइए उस स्टेज को देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज हमारा संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष का होता है। सेकेंड स्टेज हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष का होता है। थर्ड स्टेज हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष का होता है। फोर्थ स्टेज हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष का होता है। दोस्तों एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जीन पियाजे यह मानते हैं कि बच्चे का जितना भी विकास होना रहता है वह 14 से 15 वर्ष तक हो जाता है, यानी 15 वर्ष के बाद उनका विकास नहीं होता है। इसलिए उन्होंने 4 स्टेज बांटा था, तो अंतिम स्टेज वह 15 तक बांटे थे, यानी 15 वर्ष तक वह यह मानते हैं कि बच्चे का विकास हो जाता है। यानी कि दोस्तों आप एक पॉइंट देखे होंगे कि जीन पियाजे यह मानते हैं कि बच्चे का जैसे उम्र बढ़ता है वैसे विकास होता है और अंतिम 15 वर्ष तक उनका विकास हो जाता है। इसलिए उन्होंने लास्ट 15 वर्ष बताया है, यानी जन्म से शुरू किया और 15 वर्ष तक खत्म कर दिया, अपने स्टेज को 4 भागों में बांटा है। अब आइए दोस्तों इन चारों स्टेज को एक एक करके समझते हैं। सभी स्टेज को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेज हमारा संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष का होता है। दोस्तों संवेदी मतलब होता है बच्चा इसमें अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, सेंसरी यानी इंद्रियों से सीखना हमारा क्या कहलाता है, सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी पेशीय अवस्था। देखिए इसमें बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। आपको मालूम होगा हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। बच्चे के दिमाग में कुछ नया नहीं होता है, वह सिर्फ अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए दोस्तों दूध गर्म होगा, जब बच्चे की माँ यह बोलेगी कि दूध गर्म है, दूध मत पियो, लेकिन बच्चा नहीं समझेगा। जब वह दूध पिएगा उसकी जीभ जलेगी, उसकी ज्ञानेंद्रियाँ जलेगी, तो बच्चा यह सीखेगा कि दूध नहीं पिएगा, पीना है, दूध गर्म है, यानी कि वह अपने ज्ञानेंद्रियों से प्रयोग करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस अवस्था में शिशु शरीर से चीज़ों को इधर उधर करता है, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है, वे प्रकाश तथा आवाज़ के प्रति क्रिया करना आरंभ कर देता है। कहने का अर्थ है सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा होता है वह अपने शरीर से चीज़ों को इधर उधर करता है, क्योंकि उस स्टेज में बच्चे के हाथ पैर पे कंट्रोल नहीं होती है। वे प्रकाश में तथा आवाज़ के प्रति क्रिया करना प्रारंभ कर देता है, यानी शुरू कर देता है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है कि बच्चे किस अवस्था में प्रकाश के प्रति क्रिया करना शुरू कर देता है, तो दोस्तों वह सेंसरी मोटर स्टेज में। क्योंकि जब भी आप देखे होंगे, जब बच्चे के आसपास किसी को अगर तबड़ाक मारा जाए, आवाज़ किया जाए, तो बच्चा सुन के रोने लगता है या हंसने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस अवस्था का बालक किसी भी वस्तु को देखना, पकड़ना, चूसना, दांतों से काटना आदि की स्वाभाविक क्रियाएं करता है। यानी कि दोस्तों ये सभी क्रियाएं क्या होती है, स्वाभाविक होती है। किस स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या स्वाभाविक होती है, देखना, पकड़ना, चूसना, दांतों से काटना। यानी कि बच्चे की इस अवस्था में कोई भी चीज़ उसको दिया जाएगा, जैसे वह रिमोट चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, वह रिमोट लिया, उसे यह नहीं पता है कि रिमोट से क्या होता है, वह सिर्फ रिमोट से दांतों से काटेगा, टच करेगा उसे। आप देख सकते हैं दोस्तों चित्र के माध्यम से वो रिमोट से खेलना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर परिस्थितियों को समझने की प्रयास करता है। यानी कि बच्चा जो होता है वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, कुछ गलतियां करता है, उसके बाद सीख जाता है। जैसे अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, आप देखे होंगे वह बार बार सीढ़ियों पर चलता है, चढ़ता है और गिरता है, फिर भी चढ़ते रहता है। यानी कि वह बार बार गलती करता है, बार बार सीढ़ी से गिरता है, लेकिन फिर भी वह सीढ़ी पर चढ़ना नहीं छोड़ता है। इसे ही हम प्रयास एवं त्रुटि कहते हैं। यानी कि बार बार बच्चे गलतियां करता है, लेकिन फिर भी वह बार बार कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा,
वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण विकसित हो जाता है। कहने का अर्थ है इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। आइए दोस्तों यह समझते हैं कि वस्तु अस्थायित्व हमारा होता क्या है। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब बच्चे कोई वस्तु से खेल रहा होगा, अगर वह वस्तु बच्चों के सामने से हटा दिया जाए, बच्चों के हाथों से छीन के हटा दिया जाए तो बच्चा रोने लगेगा, लेकिन वही चीज़ जब उसे दोबारा दिया जाएगा तो बच्चा शांत हो जाएगा। यानी जो चीज़ से वो खेल रहा है, जो खिलौने से वो खेल रहा है, वो उस खिलौना उसके दिमाग में बैठ गया है। इसे हम वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई बच्चा किसी बॉल से खेल रहा होगा, अगर उसके मम्मी पापा उस बॉल को छुपा देंगे तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, लेकिन जब वो बच्चा को बॉल दोबारा दे दिया जाएगा तो बच्चा शांत हो जाएगा। इसे हम वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। यानी कि जो वस्तु से वह खेल रहा है वह वस्तु का उसका चित्रण उसके दिमाग में हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बड़ों का अनुकरण करने की प्रक्रिया प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। यानी कि जैसे उसके सामने बड़ा लोग करेगा, दूसरा लोग करेगा, वैसे ही वह अनुक्रिया करेगा। जैसे दोस्तों अगर आपके घर में कोई बच्चा होगा तो आप ये देखे होंगे, आप उसके सामने जाके रोना शुरू कीजिएगा तो बच्चा भी रोना शुरू कर देगा। अगर आप उनके सामने हंसना शुरू कीजिएगा तो बच्चा भी हंसना शुरू कर देगा। यानी वह बड़ों का अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों नकल करना, कॉपी करना। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट स्टेज हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष का होता है। दोस्तों हमारे एग्जाम में उम्र डायरेक्ट पूछ देता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों यह 2 से 7 वर्ष का होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। कहने का अर्थ है दोस्तों, ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है, यानी कार्य करने से पहले की अवस्था है। वो कोई सामने उसको चीज़ होगा तो उसे देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, यानी कोई कार्य नहीं कर पाता है। वह चीज़ों को सिर्फ देखता है और समझता है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा जीववाद यानी एनिमिज्म। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है प्रश्न। जीववाद क्या होता है, उस परिभाषा को हम देखते हैं। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। कहने का अर्थ है इस अवस्था में जीववाद में बच्चा जो होता है वह सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, यानी डिफरेंट नहीं कर पाता है। जैसे बच्चों को यह लगता है कि मुझे भूख लगता है, वैसे ही मेरे खिलौने को यानी मेरे डॉल को भी भूख लगता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, बच्चा अपने खिलौने को दूध पिला रहा। अगर इस अवस्था में आप ये देखेंगे, बच्चा किसी वस्तु पर से नीचे गिर जाए, मान लीजिए दोस्तों बच्चा अगर पलंग से नीचे गिर जाता है तो उसकी मम्मी आके उस पलंग पे हाथ मारती है, तो बच्चा यह सोचता है जैसे मुझे चोट लगा है वैसे मेरे पलंग को चोट लगा होगा। यानी वह यह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। वह ये सोचता है जैसे मैं करता हूँ वैसे ही, जैसे मुझे चोट लगता है वैसे सारी चीज़ों को चोट लगता है। यानी कोई बच्चा किसी दरवाजे से चोट लग जाए, अगर उसके बड़े लोग दरवाजे को मारने लगे यानी एक तबड़क मारे तो बच्चा शांत हो जाता है, रोना बंद कर देता है। उसे लगता है जैसे मुझे चोट लगा वैसे मेरे दरवाजे को भी चोट लगा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है वह जो कर रहा है सोच रहा है वह सब ठीक है। यानी दोस्तों जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा ईगोसेंट्रिज्म, यानी बच्चा इसमें अहम केंद्रित होता है। जैसे अहम केंद्रित मतलब यह होता है खुद को केंद्र मानना, यानी बच्चा यह सोचेगा जो मुझे अच्छा लगता है वो सभी चीज़ों को सभी लोगों को अच्छा लगेगा। यानी बच्चों को आइसक्रीम पसंद है तो वह यह सोचेगा सबको आइसक्रीम पसंद है, मुझे और खेलना पसंद है तो सबको खेलना पसंद है। यानी दोस्तों आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, आइसक्रीम का चित्र है, बच्चा को ये लगता है मुझे आइसक्रीम पसंद है तो सबको आइसक्रीम पसंद है, यानी अहम केंद्रित होता है। आपको बता दिया दोस्तों अहम केंद्रित का मतलब होता है खुद को केंद्र मानना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा केंद्रीयकरण यानी सेंट्रेशन। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। देखिए दोस्तों सेंट्रेशन यानी बच्चा और कोई वस्तु है तो उसकी सारी विशेषताओं को नहीं देखेगा, सिर्फ एक विशेषता को देखेगा। जैसे अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया जाए तो वह सिर्फ यह जानेगा कि मोबाइल में हम गेम खेल सकते हैं, वह यह नहीं समझेगा कि मोबाइल से हम कॉल कर सकते हैं या फेसबुक चला सकते हैं या व्हाट्सएप चला सकते हैं या यूट्यूब पर किसी से पढ़ सकते हैं। वह सिर्फ एक चीज़ जानता है कि मैं मोबाइल में गेम
खेलूंगा, यानी कि वह सिर्फ एक चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करता है। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए टीवी का रिमोट बच्चे के हाथ में है, तो वह रिमोट से खेलना शुरू कर देगा। वह यह नहीं समझेगा कि रिमोट से हम चैनल चेंज करते हैं, यानी कि सारी विशेषताओं को छोड़ के एक विशेषता पर ध्यान देना हमारा केंद्रीकरण कहलाता है, यानी सेंट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा अपलटावी। इसमें बच्चा वस्तुएं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, बच्चा जो होता है सेकंड स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में अपलटावी के गुण में कमी होता है, यानी चीज़ों को वो पलट नहीं पाएगा। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, वह घर से अगर विद्यालय जाता है तो दोस्तों विद्यालय से घर वापस नहीं आ सकता है, वह रास्ता भूल जाएगा, उसमें अपलटावी का गुण अभी होता है। जैसे बच्चा यह बता देगा कि 4 और 6 मिलके 10 होता है, इन 4 और 6 को ऐड करेंगे हम तो 10 होगा, लेकिन यह बच्चा नहीं बता पाएगा कि 6 + 4 जोड़ के ऐड करके कितना होगा। यानी चीज़ों को जब हम पलट देंगे, संख्याओं को पलट देंगे, तो बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। बच्चा घर से दुकान चला जाएगा लेकिन दुकान से घर नहीं आ पाएगा, यानी अपलटावी का गुण होता है इसमें। जैसे दोस्तों एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, सेम पानी है, यानी पानी मान लीजिए दोस्तों 1 kg है, उसे 2 गिलास में रखेंगे बराबर बराबर, तो बच्चा बता देगा दोनों बराबर है। लेकिन दोस्तों जब एक पतला बोतल में उतना ही पानी, यानी कि उसके 50% पानी उसमें रखेंगे और एक चौड़ा बोतल में 50% पानी रखेंगे, तो बच्चा जो चौड़ा बोतल होगा उसमें ज़्यादा दिखेगा, तो जो दोस्तों बच्चा पतला बोतल होगा उसमें ज़्यादा पानी दिखेगा, तो बच्चा यह बताएगा कि पतले बोतल में पानी ज़्यादा है, यानी बच्चा में अपलटावी की गुण होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मुद्रा संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि की कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। देखिए दोस्तों, सभी कॉन्सेप्ट की कमी किस अवस्था में होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि आप जितना भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें सभी में कमी था। यानी दोस्तों इसमें मुद्रा, यानी कि जब बच्चे को आप 100 का नोट दीजिएगा, एक कागज़ का नोट दीजिएगा और फिर दोस्तों 50 का 2 रुपये का 50 सिक्का दीजिएगा, तो बच्चा 2 रुपये का 50 सिक्का को ज़्यादा बताएगा और 100 रुपये का एक कागज़ का नोट को कम बताएगा। यानी वह मुद्रा संप्रदाय, यानी मुद्रा में वह कमी होता है, वह चीज़ों को समझ नहीं पाता है। जैसे दूरी, भार, वह विद्यालय से, घर से विद्यालय कितनी दूरी है, विद्यालय से घर कितनी दूरी पे है, वह दूरी भी नहीं बता पाता है। ये सभी कॉन्सेप्ट की कमी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। अब आइए दोस्तों थर्ड स्टेज पढ़ते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 7 से 11 वर्ष का होता है। दोस्तों सबसे पहले हम यह समझते हैं कि मूर्त हमारा होता क्या है। देखिए दोस्तों, मूर्त वह होता है जब आप सामने वाली चीज़ों को देखकर सोचना शुरू कर देते हैं। यानी कि मूर्त मतलब वह होता है ऐसी वस्तुएं जिसको हम छू सकते हैं, यानी टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे अगर बच्चे का विद्यालय घर के सामने है, बच्चे अपने विद्यालय के बारे में देखता है, विद्यालय को देखता है, उसको छू सकता है, उसको महसूस कर सकता है, तब बच्चे विद्यालय के बारे में सोचना शुरू कर देगा। यानी बच्चे के सामने जो वस्तुएं होती हैं, बच्चा उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। जो वस्तुएं बच्चों के सामने नहीं है, बच्चा उसके बारे में नहीं सोच पाता है। यानी मूर्त वह होता है जब बच्चे के सामने जो वस्तुएं होगी सिर्फ उसी के बारे में सोच सकता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, यानी उन पर चिंतन शुरू कर देता है। देखिए दोस्तों, बच्चा सिर्फ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के सामने जो वस्तु होगा सिर्फ उसी वस्तु के बारे में सोच पाएगा। यानी उसके माता पिता उसके सामने हैं, दोस्त, आसपास के लोग सामने हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं लोग के बारे में जानेगा। यानी उससे महात्मा गांधी के बारे में पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो महात्मा गांधी को नहीं देख पाएगा। बच्चा सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है जो चीज़ें उनके सामने हैं। इसके दोस्तों कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बालक के चिंतन में पलटावी का गुण आ जाता है। देखिए दोस्तों, जो हम सेकेंड स्टेज पढ़ते थे उसमें बालक में पलटावी का गुण नहीं आया था, उसमें कमी था। लेकिन थर्ड स्टेज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर पलटावी का गुण आ जाता है। यानी बच्चा 6 + 4 10 होता है। अब यह भी बता सकता है, और हम संख्याओं को उलट देंगे तभी बता सकता है। हम यह पूछें कि 10 कितने जोड़ने से होता है, तो वह 6 + 4 बता देगा। यानी अब संख्याओं को उलटने पलटने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस अवस्था में बच्चे घर से विद्यालय भी जा सकता है और विद्यालय से घर भी आ सकता है। इसमें सामान को देख के, पतला मोटा को देख के बच्चा भयभीत नहीं होगा, वह संख्या के आधार पे बता देगा। यानी 50% जब हम पानी रखेंगे तो वह चौड़ा या पतला देख के कंफ्यूज नहीं होगा, वह बता देगा कि दोनों में पानी बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
बालक दिन तारीख समय महीने वर्ष बताने योग्य हो जाता है। यानी बालक जो होता है मूर्त अवस्था में वह दिन का नाम भी बता सकता है कि कौन दिन चल रहा है, तारीख भी बता सकता है, समय महीना वर्ष भी बता सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बालक लंबाई चौड़ाई वजन तरल तथा तत्व के संरक्षण संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकता है। देखिए दोस्तों ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछ दे बालक किस अवस्था में लंबाई चौड़ाई वजन तरल तथा तत्व के संरक्षण का गुण विकसित कर लेता है, तो दोस्तों वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने योग्य हो जाता है। तार्किक का मतलब होता है दोस्तों सोचना समझना तर्क करना, यानी कि बच्चे अनेक तार्किक क्रियाएं करना शुरू कर देता है। जैसे माता पिता के बारे में सोचना, अपने दोस्त के बारे में सोचना, विद्यालय के बारे में सोचना। अगर हम ये बच्चे से इस अवस्था में बोले थर्ड अवस्था में कि गाय पे एक निबंध लिखो, तो बच्चा गाय के बारे में सोच के निबंध लिखना शुरू कर देगा। यानी कि बच्चे के सामने जो भी वस्तुएं हैं उसके बारे में अनेक तार्किक क्रिया करना शुरू कर देता है, यानी उनके बारे में बहुत चीज़ें सोचना शुरू कर देता है। जैसे उसके दोस्त है वह दोस्तों के बारे में बहुत कुछ सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके अंदर मूर्त संक्रियात्मक गुण विकसित हो गया है, यानी सामने वाली चीज़ों के बारे में सोचने की क्षमता आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तु की लंबाई वजन के अनुसार क्रम में लगा सकता है। यानी बच्चा सीक्वेंस को लगाने में डेवलप कर लिया है, यानी कोई भी चीज़ को बच्चा क्रम में लगा सकता है। जैसे अगर बच्चे को हम ये बता दें, विद्यालय में जैसे आप देखे होंगे, अगर ये टीचर यह बोलता है सभी बच्चे अपने हाइट अनुसार खड़ा हो जाए, तो बच्चा अपने हाइट अनुसार खड़ा हो जाते हैं। छोटे बच्चा सबसे आगे, उससे बड़ा उससे पीछे, यानी बच्चे अब सीक्वेंस में वस्तुओं को लगा सकते हैं। जैसे कोई खिलौना होता है, जैसे आप रेल की पटरिया है, तो बच्चा इसमें अपने खिलौनों को सजा सकता है, यानी पटरियों को सजा सकता है, ट्रेन चला सकता है अपने खिलौने में। चीज़ों को वो सीक्वेंस में सजाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास होगा। यानी कि इस अवस्था में थर्ड अवस्था में बच्चे के अंदर भाषा का विकास हो गया है, यानी कि मातृभाषा का विकास हो जाता है। वह चीज़ों को फ्लुएंट में बोलता है, यानी तेजी से संप्रेषण के साथ बोलना शुरू कर देता है, यानी अपना विचार सामने वाले आदमी पे पहुंचा सकता है। बच्चा क्या सोच रहा है वह सामने वाले व्यक्ति को बता सकता है। आइए दोस्तों एक नोट है, उस नोट को देखते हैं। इस अवस्था में अपलटावी जीववाद मुद्रा भार आदि कॉन्सेप्ट का गुण विकसित हो जाता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है किस अवस्था में बच्चे में अपलटावी जीववाद मुद्रा भार आदि की कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चे के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। आइए दोस्तों इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है उसको समझते हैं। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करना शुरू कर देता है, यानी कि आगमन से निगमन का गुण आ जाता है। यानी कि बच्चों को जब हम एग्जाम्पल से कोई चीज़ समझाएंगे तो बच्चा उस पर समझ सकता है। जैसे अगर संज्ञा पढ़ा दिए दोस्तों बच्चों को कि किसी भी वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, फिर अलग अलग नाम बताएंगे दोस्तों, ये नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो बच्चा अब एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझना शुरू कर देगा। जैसे अगर हम बच्चे से यह प्रश्न पूछ दें कि पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो बच्चा यह बता सकता है कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। यानी कि चीज़ों के बारे में वह अब तर्क देना शुरू कर देगा, यानी कि एग्जाम्पल से वह समझ सकता है। दोस्तों हमारा थर्ड स्टेज में इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आइए दोस्तों फोर्थ स्टेज पढ़ते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 11 से 15 वर्ष का होता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है, बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। अमूर्त का मतलब होता है दोस्तों जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं, बच्चा उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देगा। यानी कि जिन चीज़ों को वो टच फील नहीं कर सकता है उनके बारे में भी वह सोचना शुरू कर देता है, यानी वैज्ञानिक चिंतन उसके अंदर आ जाता है। अब आइए दोस्तों हम यहाँ डिफरेंट देखते हैं ताकि हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों मूर्त और अमूर्त में डिफरेंट देखते हैं। यहीं पर हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मूर्त वह होता है जो चीज़ें बच्चों के सामने हैं, जिन चीज़ों को बच्चे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके बारे में सोचना हमारा मूर्त चिंतन कहलाता है। अमूर्त वह होता है जो चीज़ें बच्चों के सामने नहीं हैं उनके बारे में भी सोचना। जैसे दोस्तों आप यह समझ लीजिए, अगर हम ताजमहल बच्चे के सामने नहीं है, अगर हम ताजमहल के बारे में बच्चों को बताएं तो बच्चे समझ सकते हैं
मूर्त वह होता है जहाँ बच्चे जो चीज़ें सिर्फ देख सकता है उन्हीं चीज़ों के बारे में समझेगा। जैसे वह घर को देख रहा है, विद्यालय को देख रहा है, अपने घर के आसपास पेड़ पौधे को देख रहा है, तो उन्हीं चीज़ों को समझ पाएगा। वह ताजमहल को नहीं समझ पाएगा क्योंकि वह ताजमहल को नहीं देख पा रहा है। लेकिन दोस्तों अमूर्त चिंतन वह होता है जो चीज़ों को वह नहीं देख पाएगा उनके बारे में भी समझना शुरू कर देगा। यानी ताजमहल को नहीं देख रहा है, अगर अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाएंगे तो बच्चा अंतरिक्ष के बारे में समझ सकता है। गांधी जी के बारे में या स्वतंत्रता सेनानी के बारे में उनको पढ़ाएंगे तो बच्चा समझ सकते हैं क्योंकि उनके अंदर अमूर्त चिंतन आ गया है। इसे आप वैज्ञानिक चिंतन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बालक में सही प्रकार के संप्रत्यय। संप्रत्यय मतलब होता है दोस्तों कॉन्सेप्ट, यानी जब बच्चा ट्रेन के साथ कहीं जाएगा तो वह इसे यह न लगेगा कि आसपास की वस्तुएं ट्रेन के साथ चल रही है। उसे आप सभी कॉन्सेप्ट का डेवलप हो गया है, विकास हो गया है। इस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। दोस्तों ये क्या होता है उसको समझते हैं। परिकल्पनात्मक चिंतन वह होता है जब कोई चीज़ बच्चों के सामने है उसके बारे में आप एक चीज़ बता दिए, जैसे ताजमहल के बारे में आप एक बता दिए तो बच्चा उसके हिसाब से अनेक तर्क करना शुरू कर देगा। जैसे आप यह बता दें कि संज्ञा किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो बच्चा जो होगा अलग अलग नाम को रखकर परिभाषा बनाना शुरू कर देगा। यानी कि एक चीज़ों से अनेक चीज़ें सोचना परिकल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस आ जाता है। जो बच्चा तर्क कर रहा है, सोच रहा है, उसमें सीक्वेंस आ गया है यानी क्रम आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भाषा संबंधी योग्यता यानी संप्रेषणशीलता का विकास हो गया। यानी भाषा को फ्लुएंट तरीका से बोलना अमूर्त चिंतन में आ जाता है। अपसारी चिंतन आ जाता है। यानी दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन आपको पता हो, विभिन्न दिशाओं में सोचना यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारा क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन। जैसे आप पढ़ेंगे दोस्तों अपसारी और अभिसारी। अभिसारी वह होता है जहां हम एक चीज़ के बारे में एक ही चीज़ सोच सकते हैं, यानी बच्चा का एक ही जवाब जब होगा तो हमारा अभिसारी होगा। अपसारी वह होता है, अपसारी दोस्तों जहाँ बच्चा विभिन्न दिशाओं में सोचता है यानी कि अलग अलग तर्क करना हमारा औपचारिक कहलाता है। जैसे अगर बच्चे के सामने कोई विद्यालय है तो विद्यालय के बारे में अनेक चिंतन करेगा, यानी कि एक से अधिक चिंताओं के बारे में सोचना, सीक्वेंस में सोचना हमारा औपचारिक चिंतन कहलाता है। इसे आउट ऑफ बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा निगमन तर्क यानी नियम से उदाहरण, यानी कि बच्चों को इसमें सिर्फ पहले संज्ञा की परिभाषा बताया जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाएगा। यानी कि बच्चों को सबसे पहले रूल बताया जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल बताया जाएगा, तो बच्चा समझ सकता है क्योंकि उसमें नियम से उदाहरण से समझने की क्षमता का विकास हो गया है, उनमें निगमन तर्क आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा समस्या समाधान योग्यता का भली प्रकार विकास हो जाता है। इनका बच्चा आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसमें समस्या समाधान की क्षमता विकास हो गया है। अब आइए दोस्तों कुछ नोट है जहां से हमारे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। हम जैसे वीडियो को सबसे पहले बताए थे उन सभी नोट को एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट नोट है हमारा बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए, यानी कि बालक के सिखाने के लिए अधिक उचित वातावरण यानी कि अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए। जैसे अगर हम देखे होंगे तो विद्यालय में हमारे अलग अलग लाइब्रेरी होता है, विद्यालय में बहुत से बोर्ड लगा रहता है जहाँ गांधी जी का फोटो रहता है, चाहे बच्चों के विद्यालय पे क ख ग ABCD लिखा होता है। इनके ऐसा वातावरण देना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए कि बच्चे का अधिगम अधिक हो, यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए इन्वायरमेंट बेस्ट तरीका होता है। जैसे अगर किसी बच्चे के आसपास के लोग इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। यानी जीन पियाजे यह मानते हैं कि बच्चों को जैसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा बच्चे का विकास वैसा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तार्किक क्षमता वह होता है यानी कि बच्चों में तर्क करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता का विकास करना चाहिए। यानी कि बच्चों को ऐसे प्रश्न देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन देना चाहिए जहां बच्चे की तर्क करने की जरूरत हो, यानी सोचने समझने की जरूरत हो। हम बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछ दें कि भूकंप आ जाए तो तुम क्या करोगे, यानी पृथ्वी से जल खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगे। बच्चों को हम ऐसे प्रश्न देंगे जहाँ बच्चों को अधिक से अधिक तर्क करने की जरूरत पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। देखिए दोस्तों शिक्षा में हम बच्चों की गलतियों को अच्छा समझते हैं क्योंकि गलतियां हमें यह बताती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। यानी जब बच्चे गलतियां करें तो उसे हमें डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, उन्हें स्वयं सुधारने का मौका देना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। यानी कि बच्चों को ऐसा शिक्षा देना चाहिए जहां बच्चे प्रयोग करके सीखें, यानी एक्सपेरिमेंट करके सीखें। उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देना चाहिए, यानी शिक्षक के साथ उसके अच्छा व्यवहार होना चाहिए। विद्यालय के सभी कर्मचारियों के साथ उसका अच्छा व्यवहार आना चाहिए। बच्चे विद्यालय के आने से डरे नहीं, उन्हें विभिन्न तरह से एक्सपेरिमेंट करने का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पियाजे यह मानते हैं कि बच्चे जो होता है वो जीवन भर तर्क करते हैं, उन्हें जीवन भर उनकी मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास वो होता है यानी बुद्धि का विकास उनके जीवन भर होते रहता है, उनके अंदर जीवन भर सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है, ऐसा पियाजे मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना चाहिए। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है उसको समझते हैं। ऐसे शिक्षा प्रणाली जहाँ जो बालक हो वो केंद्र बिंदु हो, यानी शिक्षक जो भी पढ़ाए वो बालकों के अनुसार पढ़ाए, बालकों के रुचि के अनुसार पढ़ाए। यानी कि बालकों को जो चीज़ पढ़ने की इच्छा हो रही है शिक्षक उन्हें उसी तरीक़ा से पढ़ाए। यानी कि बच्चों को अगर गणित पढ़ने का मन हो तो शिक्षक को चाहिए बच्चों को गणित पढ़ाए। पहले की शिक्षा हमारी शिक्षक केंद्रित थी, जहाँ सभी चीज़ें शिक्षक डिसाइड करता था, लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान की शिक्षा हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है, जहाँ हम बालकों के अनुसार शिक्षा देते हैं। बालक के रुचि के अनुसार, उनके क्षमता के अनुसार शिक्षा देना हमारा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। दोस्तों, आज के वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।